नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। प्रधानमंत्री आज गुजरात और राजस्थान के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने गुजरात में विकास परियोजनाओं की झड़ी लगा दी, तो राजस्थान में सेना के तीनों अंगों के युद्ध अभ्यास के वो गवाह बने। कैसी है भारतीय सेना के तीनों अंगों की रक्षा तैयारियां और कैसे भारत लगातार रक्षा के क्षेत्र में बन रहा है आत्मनिर्भर, करेंगे इस खबर पर विस्तार से चर्चा। इसके अलावा भी दिखाएंगे देश दुनिया की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबर। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आत्मनिर्भर भारत के बिना विकसित भारत की कल्पना संभव नहीं। राजस्थान के पोखरण में भारत शक्ति अभ्यास कार्यक्रम में तीनों सेनाओं के स्वदेशी हथियारों की ताकत का दिखा अद्भुत प्रदर्शन। प्रधानमंत्री ने गुजरात के अहमदाबाद में 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर परियोजना के कई प्रमुख खंड राष्ट्र को किए समर्पित। 10 नई वंदे भारत ट्रेनों को दिखाई हरी झंडी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हैदराबाद में विजय संकल्प सम्मेलन में कांग्रेस पर वोट बैंक और तुष्टीकरण के लगाए आरोप। कहा, सीएए लागू करने का वादा किया पूरा। सीएए से किसी भी देशवासी की नागरिकता नहीं जाने का दिया भरोसा। नायब सिंह सैनी बने हरियाणा के नए मुख्यमंत्री। कहा, मोदी की गारंटी और भाजपा का सुशासन ही होगा सरकार का मूल मंत्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए दी शुभकामनाएं। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की दूसरी सूची में 43 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान। गौरव गोगोई को जोरहाट, नकुल नाथ को छिंदवाड़ा और वैभव गहलोत को जालौर से टिकट। राहुल कसवा राजस्थान के चुरू से लड़ेंगे चुनाव। गुजरात के पोरबंदर में करोड़ों रुपए की ड्रग्स जब्त हुई। 480 करोड़ की ड्रग्स के साथ 6 तस्कर भी गिरफ्तार। तस्करों के पाकिस्तानी होने की खबर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में हुई शामिल। यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस की तरफ से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को प्रदान की गई डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि। आज से शुरू हो गया रमजान का पाक महीना। मुस्लिम समुदाय ने रखा रोजा। मस्जिदों में अदा की गई विशेष नमाज। सुर्खियों के बाद खबरों में डालते हैं विस्तार से नजर। नए भारत की नई रेलवे को गति प्रदान करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात से रेलवे की 85,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं की शुरुआत की। पीएम मोदी ने डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के 2 खंडों की आज शुभारंभ किया, तो 10 नई वंदे भारत ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार में रेलवे का राजनीतिकरण बंद हो गया है, जबकि पहले की सरकारें सिर्फ घोषणाएं करती थी, लेकिन उनकी सरकार डिलीवरी में विश्वास रखती है। रेलवे के आधुनिकीकरण को लेकर बीते 10 साल में देश में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में अभूतपूर्व कार्य हुए हैं। इसी कड़ी में अहमदाबाद में प्रधानमंत्री ने रेलवे विकास की 85,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। पीएम ने 650 किलोमीटर लंबे समर्पित माल गलियारे के 2 खंडों, न्यू खुर्जा से साहनेवाल खंड और अहमदाबाद से न्यू घोलवट खंड को राष्ट्र को समर्पित किया। प्रधानमंत्री ने बताया कि रेलवे का विकास निवेश और रोजगार के नए अवसर बना रहा है। भारतीय रेल को उस नर्क जैसी स्थिति से बाहर निकालने के लिए जो इच्छा शक्ति चाहिए थी, वो इच्छा शक्ति हमारी सरकार ने दिखाई है। हमने 10 वर्षों में औसत रेल बजट को 2014 से पहले की तुलना में 6 गुना ज्यादा बढ़ाया है। और मैं आज देश को ये गारंटी दे रहा हूं कि अगले 5 साल में वो भारतीय रेल का ऐसा कायाकल्प होते देखेंगे
जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। सुरक्षित सुविधाजनक रेलवे बनाने के लिए रेल लाइनों का दोहरीकरण विद्युतीकरण हुआ है। यात्री सुविधाओं के मद्देनजर अमृत स्टेशन बनाए जा रहे हैं। वहीं सेमी हाई स्पीड ट्रेनें भी शुरू की गई हैं। प्रधानमंत्री ने 10 नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। अब देश में कुल 100 वंदे भारत ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछली सरकारों ने रेलवे को लेकर सिर्फ राजनीति की, विकास नहीं। आजादी के बाद की सरकारों ने राजनीतिक स्वार्थ को जिस तरह प्राथमिकता दी और उसकी बहुत बड़ी शिकार भारतीय रेल रही है। यही सोच रही थी कि स्टॉपेज मिला कि नहीं मिला, ट्रेन वहां तक आती है, मेरे स्टेशन तक आगे बढ़ी कि नहीं बढ़ी। देखिए 21वीं सदी में यही सोच रही होती तो देश का क्या होता। और मैंने पहला काम किया, रेल को अलग बजट से निकाल करके भारत सरकार के बजट में डाल दिया और उसके कारण आज भारत सरकार के बजट के पैसे रेलवे के विकास के लिए लगने लगे। प्रधानमंत्री ने 51 गतिशक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल, स्वचालित सिग्नलिंग सहित वन स्टेशन वन प्रोडक्ट स्टॉलों का भी शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि समृद्ध और विकसित देश के लिए रेलवे की भूमिका काफी अहम साबित होगी और आने वाले 5 साल में रेलवे आधुनिक आत्मनिर्भर स्वरूप में होगी। ये रेलवे के लिए मोदी की गारंटी है। नीरज सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात में साबरमती आश्रम का दौरा किया। प्रधानमंत्री ने वहां पहुंचकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। बापू को नमन करने के बाद पीएम ने आश्रम के विस्तार परियोजना से जुड़ी प्रदर्शनी का अवलोकन किया। पीएम ने कार्य योजना से जुड़ी बारीकियों की जानकारी हासिल की। प्रधानमंत्री ने आश्रम में पौधारोपण भी किया। प्रधानमंत्री साबरमती आश्रम पहुंचे और प्रधानमंत्री ने गांधी आश्रम स्मारक के मास्टर प्लान का भी शुभारंभ किया। इसके तहत आश्रम के वर्तमान 5 एकड़ क्षेत्र को 55 एकड़ तक विस्तारित किया जाएगा। साथ ही गांधी जी के निवास स्थान हृदय कुंज सहित 20 भवनों का संरक्षण, 13 भवनों का जीर्णोद्धार और 3 भवनों का पुनरुद्धार भी किया जाएगा। ये परियोजना वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए महात्मा गांधी की शिक्षाओं को दर्शाने में मदद करेगी। मास्टर प्लान में एक पुस्तकालय और अभिलेखागार की स्थापना भी शामिल है। साथ ही इंटरप्रिटेशन सेंटर का निर्माण भी परियोजना का हिस्सा होगा। प्रधानमंत्री ने पुनर्विकसित कोचरब आश्रम का भी उद्घाटन किया। यह 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत आने के बाद महात्मा गांधी द्वारा स्थापित पहला आश्रम था। इसे गुजरात विद्यापीठ द्वारा एक स्मारक और पर्यटन स्थल के रूप में संरक्षित किया गया है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि सदियों की गुलामी के कारण जो देश हताशा का शिकार हो गया था, उसमें बापू ने आशा और विश्वास भरा। प्रधानमंत्री ने कहा कि महात्मा गांधी का विजन हमारे देश को उज्जवल भविष्य के लिए एक स्पष्ट दिशा दिखाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज़ादी के बाद जो सरकारें रहीं, उनमें देश की विरासत को बचाने की ना सोच थी और ना ही राजनीतिक इच्छा शक्ति थी। जो देश अपनी विरासत नहीं संजो पाता, वो देश अपना भविष्य भी खो देता है। बापू का ये साबरमती आश्रम देश की ही नहीं, ये मानव जात की ऐतिहासिक धरोहर है, जिस आश्रम ने इतिहास का सृजन किया हो, जिस आश्रम की देश की आजादी में इतनी बड़ी भूमिका रही हो, जिसे देखने के लिए, जानने के लिए, अनुभव करने के लिए दुनिया भर से लोग यहां आते हो, उस साबरमती आश्रम को सहेज कर रखना हम सभी 140 करोड़ भारतीयों का दायित्व है।
और साथियों, आज साबरमती आश्रम का जो विस्तार संभव हो रहा है, उसमें यहाँ रहने वाले परिवारों की बहुत बड़ी भूमिका रही है। इनके सहयोग के कारण ही आश्रम की 55 एकड़ जमीन वापस मिल पाई है। जिन जिन लोगों ने इसमें सकारात्मक भूमिका निभाई है, मैं उन परिवारों की सराहना करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं। राजस्थान के पोखरण में आज भारत की रक्षा तैयारियों की शानदार झलक दिखाई पड़ी। सेना के तीनों अंगों ने आज पोखरण में भारत शक्ति नाम का युद्ध अभ्यास किया, जिसके आत्मनिर्भर भारत का एक दमखम भी दिखाई पड़ा। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बीते एक दशक में देश की रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने में बहुत तेज गति से काम किया गया है, जिसके चलते आज देश रक्षा उत्पादों में आयातक से निर्यातक बन रहा है। पोखरण में स्वदेशी रक्षा हथियारों और तकनीक का प्रदर्शन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में तीनों सेनाओं ने किया सैन्य प्रदर्शन। स्वदेशीकरण से सशक्तिकरण थीम वाले इस अभ्यास को नाम दिया गया भारत शक्ति। पीएम ने भारतीय सेना के शौर्य और रक्षा क्षेत्र में बढ़ती आत्मनिर्भरता दोनों को सराहा। आसमान में ये गर्जना, जमीन पर ये जांबाजी, चारों दिशाओं में गूंजता है विजय घोष। ये नए भारत का आह्वान है। हथियार और गोला बारूद, संचार उपकरण, साइबर और स्पेस तक हम मेड इन इंडिया की उड़ान अनुभव कर रहे हैं। यही तो भारत शक्ति है। तीनों सेनाओं के लाइव फायर और युद्ध अभ्यास में नए भारत की झलक साफ दिखी। ऐसा भारत जिसकी ताकत का लोहा पूरी दुनिया मान रही है। कभी रक्षा उत्पादों का सबसे बड़ा खरीदार हुआ करने वाला भारत आज बड़े रक्षा निर्यातकों में शामिल हो गया है। पीएम ने रक्षा क्षेत्र के विकास के लिए पिछले एक दशक में हुए कामों का जिक्र किया। बीते 10 वर्षों में भारत ने अपना लड़ाकू हवाई जहाज बनाया है। भारत ने अपना एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया है। C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भारत में बनाए जा रहे हैं। आधुनिक इंजन का निर्माण भी भारत में होने वाला है। अब 5th जनरेशन लड़ाकू विमान भी हम भारत में ही डिजाइन, डेवलप और मैन्युफैक्चर करने वाले हैं। देश की रक्षा जरूरतों को नजरअंदाज करने और भारत को दशकों रक्षा क्षेत्र में दूसरे देशों पर निर्भर बनाए रखने वाली पहले की सरकारों पर पीएम ने जोरदार हमला बोला। पीएम ने कहा कि बीते 10 वर्षों में सेनाओं की मजबूती के लिए बहुत काम हुआ है। उन्होंने जानबूझकर भारत को रक्षा जरूरतों के लिए विदेशों पर निर्भर रखा। उन्होंने हमारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों को बर्बाद कर दिया था। हमने इन्हीं ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों को जीवनदान दिया। उन्हें 7 बड़ी कंपनियों में बदला। उन्होंने एचएएल को बर्बादी के कगार पर पहुंचा दिया था। हमने एचएएल को रिकॉर्ड प्रॉफिट लाने वाली कंपनी में बदल दिया। 4 दशकों तक ओआरओपी, 1 रैंक 1 पेंशन को लेकर कैसे सैनिक परिवारों से झूठ बोला गया, लेकिन मोदी ने ओआरओपी लागू करने की गारंटी दी थी और उस गारंटी को बड़े शान के साथ पूरा भी कर दिया। पोखरण में भारत शक्ति ने जमीन से लेकर आसमान तक भारतीय सेनाओं की बेमिसाल क्षमताओं को तो दिखाया ही, साथ ही इस बात को भी दर्शाया कि देश अमृतकाल में रक्षा क्षेत्र में भी आत्मनिर्भरता की तरफ तेजी से बढ़ रहा है।
नई ताकत और नए जोश के साथ दुनिया भर में अपना दबदबा कायम कर रहा ये नया भारत आत्मविश्वास से भरा हुआ है। आज मुझे बहुत गर्व हो रहा है सेवानिवृत्त होने के बाद में, और वो जज्बा जहाँ पर मैंने सियाचिन ग्लेशियर में सर्विस किया है और लोंगेवाला के ऊपर और कारगिल के दौरान पूरा बहुत डिसेबिलिटी होने के बाद में भी बिना बताए वॉलंटियर होकर के जो भारत माता के लिए सर किया, आज तो मेरा सीना और भी चौड़ा हो गया। जितना एक्सपेक्ट किया था उससे कहीं ज्यादा ग्रैंड था ये, एंड आई थिंक जैसे कि आत्मनिर्भरता की हम बात करते हैं तो वो बिल्कुल यहाँ पर दिखाया है कैसे हमारी इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, एयरफोर्स अब आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रही है। अर्जुन मेन बैटल टैंक से लेकर तेजस तक सब ने अपने आप को यहाँ पर प्रूव कर दिया है और मकसद बिल्कुल साफ है, आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर सेना। कैमरामैन अनिकेत के साथ भारत शक्ति युद्धाभ्यास से मैं विशाल बरिस्टू, डीडी न्यूज, पोखरण। और इस बड़ी खबर पे हम करेंगे चर्चा। इसी से जुड़ा है हमारा विशेष भी, पोखरण में दिखी भारत शक्ति, क्योंकि भारत की शक्ति दिखाई पड़ी है पोखरण में। और इस विषय पे बात करने के लिए बहुत ही खास मेहमान मेजर जनरल सुधाकर जी, रिटायर्ड रणनीतिक और सुरक्षा मामलों के विशेषज्ञ, हमारे साथ जुड़ने के लिए सर बहुत बहुत स्वागत। जनरल सुधाकर, आपसे समझना यही चाहेंगे, क्योंकि अगर पोखरण में आज भारत की रक्षा शक्ति दिखाई पड़ी है तो अपने आप में ये दिखाता है कि कैसे भारत लगातार सक्षम होता जा रहा है स्वदेशीकरण से सशक्तिकरण की ओर। बिल्कुल नरेंद्र, सबसे पहले बहुत बहुत तहे दिल से मैं धन्यवाद देता हूं, आपने दूरदर्शन न्यूज में मेरे को इनवाइट किया और ऐसा एक महत्वपूर्ण इवेंट के उपलक्ष्य में मेरे को आपने ये मौका दिया है, इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूं। और जहां तक आपके सवाल है, मैं तो ये कहूंगा ये तो शुरुआत है। हिंदुस्तान का ये जो आत्मविश्वास का एक प्रतीक है, ये पिछले 10 साल से मेरे को ज्यादातर देखने में मिला है। मैं एक रिटायर्ड जनरल हूं और 38 साल के करीब करीब नौकरी के बाद, कमीशन सर्विस के बाद मैं ये कह सकता हूं जियोपॉलिटिकल डिस्कशन में हिस्सा लेता हूं। लेकिन आज जिस तरह भारत कदम आगे की तरफ बढ़ाते जा रहा है, आत्मनिर्भर भारत का कॉन्सेप्ट को आगे की तरफ बढ़ावा दे रहा है, ये चाहे हम कितने भी तारीफ करें फिर भी कम। मिसाल के तौर पे चाहे आप LCA लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की बात करिए, ये 1980s पे ये चर्चा शुरू हो गई थी कि हमें करना है, एक मॉडर्न एयरक्राफ्ट बनाना है। करते करते देखते देखते 2003 को शुरू हुआ और अभी आज के दिन में हमारे एयरफोर्स में एयरक्राफ्ट डेफिशिएंसी चल रहा है। तो इसको मेकअप करने के लिए मेरे जो ओपन डोमेन में मिल रहा है 84 LCA ऑलरेडी हमारे एयरफोर्स में आ चुके हैं। ये सिंगल पायलट एयरक्राफ्ट, सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट है जो एशिया, अफ्रीका और मिडिल ईस्ट देशों का, साउथ ईस्ट एशिया का काफी हद तक दिखेंगे। ये इनका जो सस्ता और मजबूत एक एयरक्राफ्ट और एंड्यूरिंग एयरक्राफ्ट, इनका थ्रेड बेस्ड एयरक्राफ्ट जो फाइटर एयरक्राफ्ट की जरूरत था, ये हिंदुस्तान ने बना के दिया है। इजिप्ट, सिंगापुर, ऐसा जो देश हैं बहुत ही इच्छा प्रकाश किए हैं उसको खरीदने के लिए। यूएई भी खरीदना चाहता है, सऊदी अरेबिया भी लेना चाह रहा है। तो ऐसा ही धीरे धीरे डिमांड बढ़ती जा रही है। मैं तो ये कहूंगा कि हिंदुस्तान अहम कदम उठाए, सिर्फ एयरक्राफ्ट नहीं बल्कि आप हेलीकॉप्टर की बात करिए, हमारा धनुष आर्टिलरी गन की बात करिए, भारत फोर्स, प्राइवेट पार्टिसिपेशन जितने जोर और इतने ताकत के साथ अंदर आए हैं, ये चाहे हम कितने भी हाईलाइट करें फिर भी कम है। बिल्कुल। और सर जो आप बात कह रहे हैं उसमें इस तरह से भी कह सकते हैं कि भारत एक तरीके से इंपोर्टर की स्थिति में हुआ करता था, रक्षा क्षेत्र के लिहाज से आज एक्सपोर्टर बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। भारत 85 देशों को रक्षा के साजो सामान अब निर्यात कर रहा है। ये हमारे दमखम को दिखाता है। आपको लगता है इन सब चीजों में एक लीडरशिप, पॉलिटिकल विल, ये बहुत मैटर करता है? जो बात आज प्रधानमंत्री ने भी कही कि पहले रक्षा सौदे लटके रहते थे, अभी लटकने वाला कोई काम नहीं है बल्कि तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं हम। अरे बिल्कुल सही बात कह रहे हो आप, बिल्कुल आई टोटली एग्री विथ यू। हमारा लीडरशिप एक एक्चुअली नरेंद्र मोदी साहब, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब का जो लीडरशिप, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, कोई देश को आगे की तरह बढ़ना है, कदम आगे रखना है तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एक सेंट्रल पॉइंट होता है, जो कि हमारे नरेंद्र मोदी साहब ने दिया है पिछले 10 साल से। और आने वाले समय में मैं उम्मीद करता हूं इसी तरह स्टेबिलिटी मिलते जाए।
इसके बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। नंबर 2 चीज मैं कहना चाहता हूं, आज विश्व में हिंदुस्तान एक बहुत ही चमकता हुआ एक उज्जवल एक स्पॉट है, ब्राइट स्पॉट है, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू और क्रेडिबिलिटी। अगर पूर्व और पश्चिम को और उत्तर और दक्षिण विश्व में जोड़ने वाला कोई देश है वो है हिंदुस्तान, और हिंदुस्तान का टॉप क्लास लीडर है नरेंद्र मोदी। तीसरी बात एक पे मैं कहना चाहता हूं, बहुत अच्छा चीज आपने बताया। हमारा एक समय था 2010 को हमारा करीब 290.51 करोड़ का एक्सपोर्ट हुआ करता था, 2013-14 को 686 करोड़, और 2022-23 को मैं ये देख रहा हूं जो फिगर है 1.9 बिलियन डॉलर, यानी कि करीब 16,000 करोड़ का एक्सपोर्ट हमारा ऑलरेडी है, जो प्रधानमंत्री साहब कह रहे हैं कि 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है। सिर्फ आज विश्व में 23rd लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। हम सबसे लार्जेस्ट इंपोर्टर हुआ करते थे। 11% ऑफ टोटल इंपोर्ट पूरा विश्व में हिंदुस्तान में आता था। आज के दिन में लेटेस्ट फिगर जो ओपन डोमेन में मिल रहा है ये 11% से कम होके 9.8% कम हो गया है। और हमारा डाइवर्सिफिकेशन स्टार्ट हुआ है। रशिया यूक्रेन जो लड़ाई की वजह से हमारा डिपेंडेंसी रशिया के ऊपर इतना ज्यादा मात्रा में हुआ करता था, उसमें काफी कटौती भी आई है और डाइवर्सिफिकेशन भी हुआ। सर बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट आप कह रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि कल ही अग्नि 5 का एक सफल परीक्षण होना, देश एक एलीट क्लास में चला गया, ये एक महज एक उदाहरण नहीं बल्कि हम और अगर विस्तार से बात करें तो ऐसे कई मोर्चे हैं जहां पे भारत ने बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। एक महत्वपूर्ण चीज ये भी है कि बॉर्डर पे इंफ्रास्ट्रक्चर को किस तरीके से बढ़ाया गया है, ढांचागत सुविधाएं कैसे बढ़ाई गई हैं, ये भी हमारी रक्षा तैयारियों को बहुत मजबूती देती हैं। देखिए अरेंद्र, बिल्कुल सही बात बताया आपने। 3-4 पॉइंट आपने कवर किए हैं। सबसे पहला पॉइंट है अग्नि 5। अग्नि 5 हिंदुस्तान को, भारत को ऐसा स्तर पे ले गया है आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, आम आदमी कल्पना नहीं कर सकता है। एक सैनिक का छाती चौड़ा हो जाता है। ये ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जो कि MIRV, जो मल्टी इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल, ये सिर्फ 5 देशों में विश्व में है। US है, UK है, फ्रांस है, चाइना है, रशिया है, और हिंदुस्तान नेक्स्ट देश आता है ये। तो इसका मतलब ये है हमारा काबिलियत ऐसा है कि एक ही प्लेटफॉर्म से आप मोर देन 5 to 6 आप जो है न्यूक्लियर वॉरहेड्स अलग अलग स्पीड, अलग अलग जगह, अलग अलग समय पे इंडिपेंडेंट टारगेट या एक टारगेट के ऊपर मोर देन 1 वॉरहेड आप प्लांट कर सकते हैं। ये बहुत ही अनोखा किस्म का एक अचीवमेंट है। और रेंज जो आप कह रहे हैं 5,000 किलोमीटर, मेरे रिसर्च और स्टडी के मुताबिक ये अग्नि 5 जो है 5,000 से 8,000, यानी कि चाइना का पूरा नॉर्दर्न बॉर्डर की जो सीमा है वहां तक पहुंचने का काबिलियत देता है और यूरोप तक पहुंच सकता है। ये एक पहलू है। दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर, मैं खुद ही नॉर्दर्न बॉर्डर में कमांडर रहा हूं। ये डेमचोक, DPO, पेंगोंगसो वाले जो बात करते हैं, ये ईस्टर्न लद्दाख में रह चुका हूं। तवांग सेक्टर में खुद ब्रिगेड कमांडर रहा हूं। मैं इतना कह सकता हूं 2011-12 को जो चीज नहीं थे, आज देश जो है भाग के इतने तेजी रफ्तार से, चाहे सेला की टनल की बात करिए या जोजिला का टनल या अटल टनल की बात करिए, रोड्स ऐसे बन रहे हैं। मैं DSDBO में खुद रहा हूं। दुर्मुख और DBO की तरह एक रास्ता 256 किलोमीटर रोड बनने से चाइना को झटका ऐसा लगा है कि वो झटका को उसको अच्छी तरह नींद नहीं हो सकती है। इस तरह जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहे हैं और तेजी के साथ हमारा भारत की जो काबिलियत है बढ़ती जा रही है। बैक टू यू आनंद। बिल्कुल। और सर एक बहुत छोटा सा जवाब, क्योंकि वक्त लगभग खत्म हो रहा है। OROP का मसला भी दशकों से लटका था, यह भी एक विश्वास बढ़ाने का काम करता है सरकार की ओर से सेना के लिए। जरूर अरेंद्र, कमिटमेंट देना है। एक सरकार विश्वास तब बढ़ता है जब एक बार वचन दे देते हैं, उस वचन की रक्षा करते हैं। यह सरकार ऐसा है, उन्होंने वचन दिया था, वो करके दिखा रहे हैं। इसके लिए हम चाहे कितने भी धन्यवाद दें और कितने भी वो उनको तारीफ करें, फिर भी कम। इसके लिए मैं तो सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, हमारे फौज की तरफ से, रिटायर्ड सैनिक की तरफ से। इसी तरह फौज का मंगल करें, दो देश की तरक्की की तरह रास्ते पर ले जाएगा। और बिल्कुल, भारत शक्ति में जिस तरीके से आज स्वदेशी रक्षा साजो सामान का एक मुजाहिरा देखने को मिला, वो हर भारतीय का सीना चौड़ा कर देता है, गर्व से भर देता है। फिलहाल वक्त इतनी अनुमति दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे जनरल सुधाकर जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर विस्तार से बात करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग,
गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। चुलबुलापन जिसकी हर बात में भूल जाए। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। जैसे कि आप देख सकते हो कि भारी मात्रा में भीड़ इकट्ठा हुई है यहाँ। वो आपकी आंखों को हर जगह अपनी बेटी नजर आती है। पता नहीं हमारे बच्चे कहाँ होंगे। कैसे भी हो वापस से लाएगा वो, भरोसा रख। मैंने कहा था ना, कैसी भी सिचुएशन हो मोदी जी हमें घर ले आएंगे। वॉर रुकवा दी पापा और फिर हमारी बस निकाली पापा। देखा, चाहे दो देशों का संघर्ष हो या कोई आपदा, जो रक्षा करे हमारी 7 समंदर पार, वो है हमारा परिवार। हम करते हैं उनसे बेहद प्यार। मेरा भारत, मेरा परिवार। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। टेक स्टार्टअप सॉलिड था, प्लान था कड़क, करना था समथिंग ग्रेट, पर शुरू से प्रॉब्लम्स ने घेरा यूं कि बिजनेस हुआ अपना लम्बेट। बिजनेस गुरु की जरूरत थी खास, सीधे गए SBI स्टार्टअप ब्रांच पे तो खुल गया सक्सेस। स्टार्टअप एडवाइजरी एंड सपोर्ट SBI स्टार्टअप ब्रांच पे। मोदी सरकार की गारंटी, कोई नहीं रहेगा भूखा। हर महीने 80 करोड़ लोगों को मिल रहा है मुफ्त राशन। हमारा संकल्प, विकसित भारत। डायरेक्ट प्लान म्यूचुअल फंड स्कीम्स में खुद इन्वेस्ट करने का एक ऑप्शन है। म्यूचुअल फंड्स खुद ही जैसे मैंने फिट रहने के लिए ट्रेनर रखा। तो दिखता ही है भाई। पर तू तो सेल्फ मेड है भाई। देख, मुझे फिटनेस की नॉलेज है तो आई मेड माय ओन ट्रेनिंग प्रोग्राम। और तेरे ट्रेनर के पैसे भी बच गए। हाँ, सेम विद डायरेक्ट प्लान, यहाँ मेरे कमीशन के पैसे बच गए। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। और ब्रेक के बाद रुक करते कुछ और महत्वपूर्ण खबरों की ओर। CAA के नोटिफिकेशन जारी होने के बाद से कांग्रेस सहित कुछ विपक्षी दल इसका विरोध कर रहे हैं। विरोध करने वाले दल कभी CAA के पक्ष में थे, लेकिन राजनीतिक वजहों से आज ये तमाम दल नागरिकता कानून के विरोध में खड़े नजर आ रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि कांग्रेस सहित कई विपक्षी दल इस मुद्दे पर भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं, तो तमाम राज्य सरकारों ने CAA को लागू करने की बात भी कही है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, संविधान संशोधन कानून किसी की भी नागरिकता छीनने के लिए नहीं, ये नागरिकता देने के लिए है। हमारे 3 पड़ोसी देशों के वो अल्पसंख्यक 2004 की वजह से वहां से भागकर भारत आने के लिए मजबूर हुए हैं, उन्हें इस एक्ट में कुछ मदद की गई है, रियायत दी गई है, कुछ डील दी गई है। CAA का खुलकर समर्थन करने वाली पार्टियों ने अब इस मुद्दे पर यू टर्न ले लिया है। कांग्रेस नेता डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 2003 में संसद में इस कानून की वकालत की थी। After the partition of our countries, the minorities in countries like Bangladesh have faced persecution, and it is our moral obligation that if circumstances force people, these unfortunate people, to seek refuge in our country, our approach to granting citizenships to these unfortunate persons should be most liberal. CPM नेता प्रकाश करात ने साल 2012 में पड़ोसी देशों से आए गैर मुस्लिमों को लेकर तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को पत्र लिखा था
करात ने अपने पत्र में कहा था कि ऐतिहासिक और आर्थिक कारणों की वजह से इन लोगों को अपना घर छोड़कर भारत आना पड़ा है। पत्र में उन्होंने बताया था कि बांग्लादेश से आए शरणार्थियों के लिए नागरिकता संशोधन कानून की धारा 2(1)(b) में उचित बदलाव किए जाएं, क्योंकि शरणार्थियों में ज्यादातर अनुसूचित जाति के लोग शामिल हैं। करात ने इस पत्र में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के उन बयानों को भी बताया था जो उन्होंने इन शरणार्थियों के प्रति लचीला रुख अपनाने के बाबत राज्यसभा में दिए थे। भाजपा ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का वो वीडियो सार्वजनिक किया था जिसमें नेता विपक्ष रहते हुए उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी सरकार से मांग की थी कि बांग्लादेश जैसे देशों से प्रताड़ित होकर आ रहे अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने में हमें ज्यादा उदार होना चाहिए। खास बात यह है कि ये मांग उन्होंने संसद में यानी राज्यसभा के अंदर नेता प्रतिपक्ष के रूप में की थी, लेकिन अब कांग्रेस ने न केवल सदन में इसका विरोध किया बल्कि वो इस मसले पर अन्य विरोधी दलों को भी सरकार के खिलाफ एकजुट करने की कोशिश कर रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तेलंगाना के हैदराबाद में सोशल मीडिया वॉरियर्स मीट को संबोधित करते हुए नागरिकता संशोधन कानून के बारे में कहा कि कांग्रेस ने बाहर से आए शरणार्थियों को नागरिकता न देकर उनका अपमान किया। उन्होंने कहा कि अब नागरिकता कानून के लागू होने से उन्हें न्याय मिलेगा। हमने कहा था हम सीएए लाएंगे, मगर तुष्टीकरण की वोट बैंक की राजनीति के कारण कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती थी। लाखों करोड़ों लोग पाकिस्तान से और बांग्लादेश से अपना धर्म बचाने के लिए, अपना सम्मान बचाने के लिए इस देश में आए, उनको नागरिकता नहीं मिलती थी। नरेंद्र मोदी जी ने हिंदू, बौद्ध, जैन, ये सारे सिख, ये सारे लोगों को नागरिकता देकर उनका सम्मान करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बताया कि 70 साल तक इंतजार करने वाले नागरिकों को इससे फायदा होगा। नेहरू जी के दिए हुए जख्म जिसके कारण 45,000 लोगों की हत्याएं हुई जम्मू कश्मीर में, कांग्रेस दोषी है उसके लिए, नेहरू जी दोषी। उसको सुधारने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। आज कश्मीर में देखिए जी क्या जागरूकता लोगों में आई है, क्या समृद्धि संपन्नता आई, खुशहाली आ रही है। सीएए के आने से उन लोगों के जीवन में बदलाव आएगा जिनको नागरिकता लेने के लिए 70 साल इंतजार करना पड़ा। उधर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि अगर एनआरसी के लिए आवेदन नहीं करने वाले एक भी व्यक्ति को नागरिकता मिलती है तो मैं इस्तीफा देने वाला पहला व्यक्ति होऊंगा। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सीएए को अभूतपूर्व और ऐतिहासिक करार दिया। आजाद भारत के इतिहास में माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो ये सीएए का कानून लाया गया, ये अभूतपूर्व है, ऐतिहासिक है। नागरिकता संशोधन कानून सिर्फ एक कानून नहीं है बल्कि 70 सालों से अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में धार्मिक उत्पीड़न सहने के बाद अपनी संपत्ति, जमीन, रिश्तेदारी सब कुछ छोड़कर आए लोगों की ये आवाज है। सीएए उन लोगों की वेदनाएं के लिए एक प्रकाशपुंज है जिन्होंने अपनी संस्कृति और धरोहर को बचाने के लिए दशकों तक अपने ही देशों में गैरों, निर्वासितों और गुमनामी का जीवन जिया है। ब्यूरो इनपुट के साथ डीडी न्यूज। सीएए का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद अब सरकार ने इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल की भी शुरुआत कर दी है। 3 पड़ोसी देशों के 6 अल्पसंख्यक समुदाय के लोग जो भारत में दिसंबर 2014 से पहले आ चुके थे, अब वो इस पोर्टल पर भारतीय नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सरकार जल्द ही सीएए के लिए एक ऐप भी शुरू करने वाली है। इस बीच देश के विभिन्न समुदाय के लोगों ने सरकार के इस पहल का स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद दिया है। दशकों तक लाचारी और गुमनामी के अंधेरे में जीवन के बाद अब शरणार्थियों के जीवन में एक नए सूरज का उदय हुआ है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से भारत आए शरणार्थी खुश हैं और उनकी खुशी की खनक उनके जश्न में साफ दिखाई पड़ रही है। मोदी सरकार भी शरणार्थियों के साथ खड़ी है और सीएए की आधिकारिक अधिसूचना के बाद सरकार ने नागरिकता आवेदन के लिए ऑनलाइन पोर्टल इंडियन सिटीजनशिप online.nic.in लॉन्च किया है और जल्द ही एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च करने की तैयारी है। सीएए 2019 के तहत पात्र व्यक्ति इंडियन सिटीजनशिप online.nic.in पोर्टल पर नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है। पश्चिम बंगाल के मतुआ समाज में खुशी का माहौल है। मतुआ समाज के लोगों ने सीएए के लागू होने पर अपनी खुशी जताई। मोदी जी आज अवतार के रूप में
आए हैं हम लोगों को मुक्ति दिलाने के लिए। हमारा नरेंद्र मोदी अमित शाह का प्रचेष्टा में हम लोग को ये नागरिकत्व मिला है, इसके लिए हम लोग बहुत बहुत आभारी। जोधपुर में रह रहे पाक विस्थापितों नागरिकता संशोधन अधिनियम नई उम्मीद का सवेरा लेकर आया है। जोधपुर में तकरीबन 18,000 पाक विस्थापित शरणार्थी रहते हैं। इस मौके पर इन लोगों ने पीएम मोदी का भरपूर धन्यवाद दिया। हम बहुत ही धन्यवाद करना चाहते हैं नरेंद्र जी मोदी और अमित शाह जी का और पूरी भारतीय जनता पार्टी का बहुत बहुत आभार, जो पाक विस्थापितों को जो सीए कानून लागू करके जिसमें राहत देगी। और इसके लिए हम सारी अपने जो है बीजेपी सरकार को, नरेंद्र जी मोदी जी को और अमित शाह जी को और सारी पूरी कैबिनेट को हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करता हूं और हमारे भारत के गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी का बहुत बड़ा आभार व्यक्त करता हूं। वहीं उत्तर प्रदेश के वाराणसी में पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने बताया कि सीए पर भ्रामक खबर फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये कानून किसी की नागरिकता को खत्म नहीं करता, बल्कि कुछ ऐसे शरणार्थी जो पिछले 2014 से पूर्व हमारे देश के अंदर आ गए थे, उनको नागरिकता देने की बात करता है। लोकसभा चुनाव से पहले अपना एक बड़ा वादा पूरा करते हुए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम को लागू करने की प्रक्रिया पूरी कर दी है। इस कानून के तहत नागरिकता अधिनियम 1955 के प्रावधानों में बदलाव किया गया है। इसके तहत अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के 6 अल्पसंख्यक समुदायों को नागरिकता का प्रावधान है। कानून लागू होने से 6 अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को भारतीय नागरिकता मिल सकती है। ये 6 अल्पसंख्यक समुदाय हैं हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई। इस कानून से पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में धार्मिक उत्पीड़न के शिकार गैर मुस्लिम शरणार्थियों को भारत की नागरिकता मिलेगी। 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत में आने वाले 6 धार्मिक अल्पसंख्यकों को नागरिकता का प्रावधान किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो सीए को लागू करने को लेकर देश के अलग अलग हिस्से से लोगों में खुशी की लहर भी दिखाई पड़ रही है और तमाम रिएक्शंस भी आ रहे हैं। कर्नल डीएस लामरोड ने भी सीए का स्वागत किया है। इस प्रकार से सीएए का पहले विरोध हुआ और आज इस तरह की कोई चर्चा ज्यादा नहीं हो रही है। उसका मुख्य कारण यह है कि सरकार द्वारा नागरिकों को बताया गया कि सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट ये किसी भी मौजूदा भारतीय नागरिक को प्रभावित नहीं करेगा और ये एक वो एक्ट है जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में धर्म के नाम पर प्रताड़ित माइनॉरिटीज की मदद के लिए कानून बनाया गया था, जिसके अंदर 6 धर्म के लोग आते हैं, हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और क्रिश्चियंस। और इनके लिए जो उन तीनों देशों के अंदर धर्म के नाम पे प्रताड़ना होती है, उनको यहां पर सिटीजन दिए जाने के लिए, सिटीजनशिप दिए जाने के लिए जो कानून में बदलाव लाया गया, उसको सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट का नाम दिया गया है। जितेंद्र सिंह राणा ने भी सीएए का स्वागत किया है। नागरिकता संशोधन बिल बहुत ही देश के हितकारी, लाभदायक होगा। यह कानून पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए हुए शरणार्थियों के लिए ज़रूरी था। जो 2014 से लेकर आज तक शरणार्थी आए हैं, उनकी संख्या तकरीबन 31,000 के करीब है, जो कि उनको यह कानून पास होते ही बहुत तुरंत नागरिकता मिल जाएगी। और यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। कब तक लंबी लाइनों में उम्र बिताइएगा? डिजिटल पेमेंट अपनाइए, चुटकी में हल पाइए। पुराने तरीके कब तक अपनाइएगा? डिजिटल पेमेंट बहुत आसान है, देखिए चुटकी में पेमेंट चुका। बटुआ ढूंढ रहे हैं? डिजिटल पेमेंट अपनाइए, कभी भी कहीं भी और सुरक्षित। हमने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट करना सिखा दिया है। आपने? आरबीआई कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो।
चुलबुलापन जिसकी हर बात में भूल जाए। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करे तैयारी। एनपीएस जरूरी है। तेज गर्मी के दौरान दूसरों को मदद करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। घर या ऑफिस में आते विक्रेता या वितरण कर्मियों को पानी पिलाएं। बाहर काम करने वालों के लिए घर या इमारत के बाहर पानी के मटके और ग्लास रखें। व्यक्ति या संस्थाएं पानी, छाछ या शरबत के प्याव बनाएं। आप टोपी, जूते, छाते इत्यादि का वितरण भी कर सकते हैं। धूप में सफर करते लोगों पे पानी का छिड़काव उनकी यात्रा को आरामदायक बनाएगा। लोगों को गर्मी से शरण लेने के लिए छाया वाली जगह बनाएं। पशु पक्षियों के जल पान के लिए मिट्टी के पात्रों का स्थापन करें। आपकी सहाय गर्मियों में राहत लाए। एनडीएमए एवं IIPHG द्वारा जनहित में जारी। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। ड्रीम कार है मेरी। म्यूचुअल फंड से इस ड्रीम को अपना गोल बना ले। तो पैसे नहीं यार मेरे पास। देख, लाइफ में तेरा जो भी गोल हो, बड़ा या छोटा, उसके लिए हर महीने अलग अलग SIP में इन्वेस्ट कर। जितना बड़ा गोल उतना बड़ा अमाउंट और उतना ज्यादा टाइम। ये तो सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। आज मेरे पापा भारत फर्नीचर की फैक्ट्री खोल रहे हैं। वाह पापा, बधाई हो। बेटा, बधाई मुझे नहीं, प्रधानमंत्री जी को दो, जो स्टैंड अप इंडिया जैसी योजना देकर हम वंचितों को खड़ा कर दिया, सम्मान से भर दिया। हाँ पापा, सैचुरेशन का जमाना है अब। सिर्फ इसी गांव का नहीं, हर गांव के वंचितों का हर बच्चा स्कूल जाता है, अब छात्रवृत्ति पाता है। डीबीटी ने अन्याय से बचाया है, शोषित को सम्मान दिलाया है। सैचुरेशन ने हौसला बढ़ाया है, अंत्योदय का प्रकाश फैलाया है, वंचित वर्ग के साथी है, मोदी सरकार की गारंटी है। मौसम को अपने पैशन के बीच जो नहीं आने देते, मैं उनका फैन हूं। मेरी तरह SBI भी आपका फैन है, इसलिए SBI आपके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करता है। तो एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस, असिस्टेंस टू MSMEs और टेक्नोलॉजी ड्रिवन बैंकिंग सॉल्यूशंस। घर छोड़ दूं, SBI बदल रहा है, क्योंकि हम एक बदलते देश के फैन हैं। SBI, देश का फैन। और ब्रेक के बाद अगली खबर हरियाणा से। नायब सिंह सैनी हरियाणा के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। उन्होंने हरियाणा के नए मुख्यमंत्री के रूप में आज शाम को शपथ ली। मुख्यमंत्री के साथ 5 अन्य विधायकों ने भी मंत्री के पद की शपथ ली है। नायब सिंह सैनी कुरुक्षेत्र से बीजेपी के लोकसभा के सांसद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा का मुख्यमंत्री बनने पर नायब सिंह सैनी को बधाई दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर लिखा है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर नायब सिंह सैनी को बधाई। मैं उन्हें, उनके मंत्रियों की टीम को हरियाणा के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के उनके प्रयासों के लिए शुभकामनाएं देता हूं। और आइए एक नजर डालते हैं नायब सिंह सैनी के राजनीतिक और उनके जीवन के सफर पर। नायब सिंह सैनी का जन्म 25 जनवरी 1970 को अंबाला के एक छोटे से गांव मिर्जापुर माजरा में एक सैनी परिवार में हुआ था। उन्होंने मुजफ्फरपुर में BR अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय से BA और LLB की डिग्री हासिल की। वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े। कुछ समय बाद वे भाजपा में शामिल हो गए और उसके बाद अंबाला छावनी में इसके अध्यक्ष सहित कई स्थानीय पार्टी कार्यालयों में काम किया। नायब सिंह सैनी OBC समुदाय से आते हैं और पिछले साल उन्हें बीजेपी हरियाणा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। सैनी को संगठन में काम करने का लंबा अनुभव है। 1996 में उन्हें हरियाणा बीजेपी के संगठन में जिम्मेदारी दी गई।
इसके बाद वर्ष 2002 में नायब सिंह सैनी अंबाला बीजेपी युवा मोर्चा के जिला महामंत्री बने। वर्ष 2005 में नायब सिंह सैनी भाजपा अंबाला युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष बनाए गए। नायब सिंह साल 2009 में किसान मोर्चा भाजपा हरियाणा के प्रदेश महामंत्री भी रहे। साल 2012 में नायब सिंह सैनी का प्रमोशन हुआ और उन्हें अंबाला का जिला अध्यक्ष बना दिया गया। 2014 के विधानसभा चुनाव में नायब सिंह सैनी को नारायणगढ़ से टिकट दिया गया और वे जीतकर विधानसभा पहुंच गए। नायब सिंह सैनी को वर्ष 2016 में मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व वाली हरियाणा सरकार में राज्य मंत्री बनाया गया। 2019 के लोकसभा चुनाव में नायब सिंह सैनी को कुरुक्षेत्र से टिकट दिया गया और वे सांसद बन गए। इसके बाद 2023 में उन्हें हरियाणा बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। इन्वेस्टमेंट की रेगुलर इंफॉर्मेशन मिलती है क्या? बिल्कुल। मुद्रा के लिए पैरों में 3 फीट का गैप। पूछ, विड्रॉ करने के बाद पैसे कितने टाइम में मिलते हैं? सुन सवाल चंद, म्यूचुअल फंड सही है .com पर लॉगिन कर, वहां तेरे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, समझा? कौन सी वेबसाइट? म्यूचुअल फंड सही है .com। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। With summer temperatures exceeding 40 degrees Celsius, cooler homes is a matter of survival, not just comfort. We all can use cost-effective cooling methods like solar reflective white paint, cool roof technology, air light and cross ventilation, hollow bricks, thermocol insulation, keeping haystacks or growing vegetation on roofs to beat the heat. If you are constructing a new building, use cavity wall technology instead of regular walls. Lattice walls and louvered openings allow maximum airflow while blocking the heat. Use natural materials like lime or mud to coat walls. Avoid glass if possible. Growing local trees around your home, green walls using creepers and indoor plants can help beat the heat. Consult an expert before implementation. Live cool. There's no place like home. Issued in public interest by NDMA and IIPHG. समय पर अपने एडवांस टैक्स का भुगतान करने से आप देश में कई परिवर्तन ला सकते हैं, जैसे कि आपके टैक्स से बनी ये मेट्रो जो विशाल जैसे कई लोगों की उनके कार्यस्थल तक समय पर पहुंचने में मदद करती है। गांव शहर में उभरती कंपनियां जिनसे सविता जैसे अनेक युवा और युवतियों को रोजगार मिलता है। हर जिले में बने आधुनिक स्कूल जिससे सुनीता जैसे कई बच्चे चांद पर पहुंचने का सपना देखते हैं। देश की प्रगति को गति देना आपके ही हाथों में है, क्योंकि बनेगा तो ही बढ़ेगा इंडिया। अपने एडवांस टैक्स की आखिरी किश्त 15 मार्च 2024 तक जमा करें, जिससे आप भी देश के विकास में भागीदार बनेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.incometax.gov.in पर लॉगिन करें। प्रत्येक आयकरदाता एक राष्ट्र निर्माता। जैसे कि आप देख सकते हो भारी मात्रा में भीड़ इकट्ठा हुई है। वो आपकी आंखों को हर जगह अपनी बेटी नजर आती है। पता नहीं हमारे बच्चे कहाँ होंगे। कैसे भी हो वापस लाएगा वो, भरोसा रख। मैंने कहा था ना, कैसी भी सिचुएशन हो मोदी जी हमें घर ले आएंगे। वॉर रुकवा दी पापा और फिर हमारी बस निकाली पापा। देखा, चाहे दो देशों का संघर्ष हो या कोई आपदा, जो रक्षा करे हमारी 7 समंदर पार, वो है हमारा परिवार। हम करते हैं उनसे बेहद प्यार। मेरा भारत, मेरा परिवार। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज चंडीगढ़ में खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन यानी कीर्ति योजना का शुभारंभ किया। कीर्ति योजना का लक्ष्य भारत को खेल महाशक्ति बनाने का है। केंद्रीय खेल मंत्री ने कहा कि भविष्य में पदक तालिका में भारत की स्थिति और भी बेहतर हो, इसके लिए प्रतिभा की जल्दी पहचान करना आवश्यक है।
केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने मंगलवार को चंडीगढ़ में खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन यानी कीर्ति कार्यक्रम की शुरुआत की। 9 से 18 वर्ष के आयु वर्ग यानी स्कूल जाने वाले उम्र के एथलीटों के लिए कीर्ति खेलो इंडिया मिशन के तहत एक महत्वाकांक्षी राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के तहत आईटी उपकरणों का उपयोग करके देश के हर कोने से प्रतिभा की पहचान करने का प्रयास किया जाएगा। वहीं यह कार्यक्रम प्रतिभा प्रदर्शित करने के लिए एक साझा मंच प्रदान करेगा। कीर्ति को आज लॉन्च किया गया है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच है कि युवा अवस्था से ही खिलाड़ियों को चुने और उनको प्रशिक्षण देकर मेडल जीतने के लायक बनाए। एक और हमने 3,000 करोड़ रुपए का खेल का आधारभूत ढांचा खड़ा किया पिछले 10 वर्षों में। 1075 खेलो इंडिया सेंटर्स बनाए, खिलाड़ियों के लिए ऑनलाइन रिवॉर्ड्स की फैसिलिटी और अवार्ड की फैसिलिटी उपलब्ध करवा दी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाते। खेलो इंडिया योजना चलाई, तो अब कीर्ति के माध्यम से टैलेंट आइडेंटिफिकेशन होगा, ग्रूमिंग होगी, यानी कि प्रतिभा को खोजेंगे भी, पहचानेंगे और प्रशिक्षण देकर उसको निखारने का काम करेंगे, मेडल जीतने के लायक बनाएंगे। कीर्ति का प्राथमिक उद्देश्य जमीनी स्तर पर युवा खेल प्रतिभाओं की पहचान करना और उनका समर्थन करना है। प्रतिभाओं की पहचान कर उन्हें एक मंच प्रदान किया जाएगा। खिलाड़ियों पर केंद्रित दृष्टिकोण के साथ प्रोजेक्ट कीर्ति प्रतिभा पहचान प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करेगा, जिससे यह पूरे देश में अधिक व्यापक और सुलभ हो जाएगा। इस तरह कीर्ति योजना का लक्ष्य भारत को खेल महाशक्ति बनाने की दिशा में काम करना है। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। हेलो बेटा। मिस्टर विकास के साथ कौन है? बस बेटा थोड़ी देर और। वो मिस्टर विकास की फाइल आप पॉलिसी बाजार। मैम, आपका हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है, अब आप सर को घर ले जा सकती हैं। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। मौसम के मुताबिक खान पान बदलना हमारी परंपरा है। हल्का और पौष्टिक भोजन गर्मी के दिनों में सेहत अच्छी रखता है। अधिक पानी की मात्रा वाले मौसमी फल और सब्जियां शरीर को ठंडा रखते हैं। प्याज का सलाद और नमक जीरे वाला कच्चा आम जैसे पारंपरिक उपचार तापघात को रोकते हैं। ताकत देने वाले प्राकृतिक तरल जैसे ORS, नारियल पानी, नींबू पानी, छाछ, आम पन्ना, मूंग का पानी पिएं। शराब, चाय, कॉफी और सॉफ्ट ड्रिंक टालें। अत्याधिक नमक, मसाले, तला हुआ और उच्च प्रोटीन वाला भोजन टालें। बासी खाना न खाएं। मांसाहारी लोग तले या लाल मांस की जगह भुना हुआ मांस खाएं। अच्छा खाएं, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। NDMA एवं IIPHG द्वारा जनहित में जारी। क्या लड्डू हम यहाँ बैठे बैठे पैसे बना सकते हैं? गाइस, मैं तुम्हारे बिजनेस आइडिया का बड़ा फैन। अब बिजनेस चाहे जो भी, SBI का करंट अकाउंट तो चाहिए ना। SBI करंट अकाउंट से सिंप्लीफाइड बिजनेस ट्रांजैक्शन और ग्रेट कस्टमर सर्विस। SBI, देश का फैन। हेलो जी, बोल। अच्छा खासा जॉब था, छोड़ के बैठ गया। ऐसा स्टार्टअप कर रहा है जो स्टार्ट ही नहीं हो रहा है। आप थोड़ा सब्र करो, हो जाएगा सब। स्टार्टअप के लिए लोन सैंक्शन हो गया। पापा, अब मेरा स्टार्टअप होगा सही से स्टार्ट। लोन तो मिल गया, पर गारंटी है ना पापा? मोदी जी की गारंटी। गारंटी इंडिया को वर्ल्ड का टॉप यूनिकॉर्न्स वाला देश बनाने की। अब हर स्टार्टअप होगा स्टार्ट। इसकी गारंटी मोदी की गारंटी। मुसीबतों की छुट्टी, मोदी की गारंटी। ओ मोदी की गारंटी। अगर छोले बने तो गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले।
लद्दाख के उपराज्यपाल ने लेह के EJM कॉलेज में कौशल केंद्र और नई प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है। कौशल केंद्र के जरिए कॉलेज के छात्रों को कौशल विकास से जुड़े कोर्स की ट्रेनिंग मिल सकेगी। कार्यक्रम में लद्दाख के उपराज्यपाल ब्रिगेडियर डॉक्टर VD मिश्रा ने कॉलेज की वार्षिक पत्रिका सेंगे खवाब का विमोचन करने के साथ ही राष्ट्रीय सेवा योजना और नेशनल कैडेट कोर के छात्रों को सम्मानित भी किया। उन्होंने उच्च शिक्षा विभाग के पोर्टल को भी लॉन्च किया। अपने संबोधन में उपराज्यपाल ने छात्रों को जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि किसी भी देश को युवा ही आगे ले जाता है। हम एज ए नेशन आगे कहां जाके खड़े हो जाए, यह पूरा एम है। और उसमें कंपोनेंट्स क्या हैं? तमाम कंपोनेंट्स हैं, लेकिन उसमें जो सबसे बड़ा कंपोनेंट है वह है यूथ। यूथ सबसे बड़ा कंपोनेंट है जो इसको आगे ले जाता है। वहीं लद्दाख की आयुक्त सचिव उच्च शिक्षा पद्मा एंगमो ने कहा कि स्किल केंद्र से छात्रों को संबंधित क्षेत्र में रोजगार और उद्यम के लिए मदद मिलेगी। स्टूडेंट्स अगर एक स्किल कोर्स लेते हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में या थर्ड सेमेस्टर में, उनको क्रेडिट मिलता है एंड दैट इज पार्ट ऑफ देयर क्रेडिट सिस्टम फ्रॉम द यूनिवर्सिटी। और ये जो स्किल्स हैं वो सेक्टर स्किल काउंसिल सर्टिफाइड स्किल्स हैं, यानी कि हमारे बच्चे जो उनको जो सर्टिफिकेट मिलेगा वो ग्लोबली नेशनली एटलीस्ट नेशनली रिकग्नाइज्ड है। वो सर्टिफिकेट अक्रॉस द कंट्री उनको उस पर्टिकुलर फील्ड में जॉब करने के लिए या एंटरप्रेन्योरशिप के लिए या अपना कोई छोटा बिजनेस खोले उसके लिए इनको हेल्प करेगा। अभी हम लोगों ने अराउंड 10 स्किल कोर्सेज इंट्रोड्यूस किए हैं और कॉलेज में हर स्किल कोर्स के लिए सेपरेट लैब बना है। तो 4 कॉलेज में अभी तक 15 स्किल सेंटर्स बन चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 मार्च यानी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वंचित वर्गों को ऋण सहायता के लिए राष्ट्रव्यापी जनसंपर्क को चिन्हित करने वाले एक कार्यक्रम में भाग लेंगे। पीएम मोदी इस दौरान प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान एवं रोजगार आधारित जन कल्याण PM सूरज राष्ट्रीय पोर्टल का शुभारंभ करेंगे और देश के वंचित वर्गों के 1 लाख उद्यमियों के लिए ऋण सहायता स्वीकृत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और स्वच्छता कार्यकर्ताओं सहित वंचित समूहों के विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों के साथ बातचीत भी करेंगे। इस अवसर पर पीएम मोदी एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यक्रम के दौरान मशीनी स्वच्छता व्यवस्था के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई नमस्ते योजना के अंतर्गत सफाई मित्रों, सीवर और सेप्टिक टैंक के श्रमिकों को आयुष्मान स्वास्थ्य कार्ड और PPE किट भी वितरित करेंगे। कार्यक्रम में विभिन्न सरकारी योजनाओं के वंचित समूहों के लगभग 3 लाख लाभार्थी भाग लेंगे, जो देश भर के 500 से अधिक जिलों से कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस खबर के साथ न्यूज नाइट में फिलहाल बस इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं देश की कुछ और राष्ट्रीय महत्व की खबरों के साथ। फटाफट अंदाज में आप देखिए इन खबरों को। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कॉमन फेलोशिप पोर्टल लॉन्च किया। कॉमन फेलोशिप पोर्टल विभिन्न फेलोशिप योजनाओं के तहत जानकारी पहुंचाने की पूरी प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करेगा। ये पोर्टल विकसित भारत के लिए युवाओं के मन में वैज्ञानिक सोच विकसित करने में भी मदद करेगा। नई दिल्ली के राष्ट्रीय अभिलेखागार में संस्कृति मंत्रालय ने कई फैसले लिए। इन फैसलों में एक है ऐतिहासिक धरोहरों का संरक्षण और संवर्धन। मंत्रालय तकरीबन 4000 से अधिक पुरातात्विक स्थलों के संरक्षण में जुटा है, जिसके नए वेबसाइट का उद्घाटन केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने किया। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की दूसरी सूची जारी कर दी गई है। इसमें 43 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में असम, मध्य प्रदेश, राजस्थान से लगभग 43 नामों की सूची को मंजूरी दी गई।